नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजनीति रडार पर, जहां हम इतिहास, अर्थव्यवस्था और दुनिया के उन तमाम पहलुओं की गहराई में उतरते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे शहर की जिसने रेत के टीलों को सोने की चमक में बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुबई की। एक ऐसा शहर जो आसमान छूती इमारतों, चकाचौंध भरी जिंदगी और ऐशो आराम का पर्याय बन चुका है। दुनिया भर के अमीरों का अड्डा, जहां हर कोने में विलासिता की कहानी लिखी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? क्या यह सब तेल की देन है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। दुबई की उस यात्रा को समझेंगे जिसने इसे मछुआरों के एक छोटे से कस्बे से विश्व के सबसे आधुनिक शहरों में से एक बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो इतिहास, दूरदर्शिता और रणनीति का एक अनोखा संगम है। दुबई की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। पुरातात्विक अवशेष बताते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले यहां मानव बस्तियां थीं। ये उम्मलनार सभ्यता का हिस्सा थी, जिसके व्यापारिक रिश्ते मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े थे। 7वीं सदी में इस्लाम के आगमन के साथ इस इलाके में व्यापार के रास्ते फिर से जाग उठे। भारतीय उपमहाद्वीप से जहाज खाड़ी तक आने लगे, लेकिन लंबे समय तक दुबई एक छोटा सा कबीलाई इलाका ही रहा। यहां मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, गोताखोर समुद्र की गहराइयों से मोती निकालते थे और छोटे मोटे व्यापार पास के इलाकों के साथ होते थे। 1600 के दशक में वेनिस के एक रत्न व्यापारी गस्प्रो बल्बी ने अपने यात्रा विवरण में दुबई के मोतियों की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा कि ये मोती इतने उच्च कोटि के थे कि उनकी चमक दुनिया भर में मशहूर थी। उस समय दुबई का नाम मोतियों के व्यापार के लिए जाना जाता था, और ये व्यापार ही इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। 19वीं सदी की शुरुआत तक दुबई की कहानी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उस समय ये इलाका बानी यास जनजाति के अल्बू फलासाह वंश के अधीन था। लेकिन 1833 में एक बड़ा बदलाव आया, जब मखदूम बिन बूती की अगुवाई में बानी यास जनजाति के 800 लोग अब्बू धाबी से अलग होकर दुबई में बस गए। यहीं से दुबई का असली इतिहास शुरू होता है। उस समय खाड़ी का इलाका ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और लंदन के बीच व्यापार के लिए खाड़ी के रास्ते का इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस रास्ते में लूटपाट की घटनाएं आम थीं। 1820 में ब्रिटिशर्स ने खाड़ी के शेखों के साथ जनरल मैरीटाइम पीस ट्रीटी साइन की, जिसने समुद्री लूटपाट को कम किया और ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाया। इस समझौते ने जहाज निर्माण और किलेबंदी पर भी पाबंदियां लगाईं, जिससे खाड़ी के शेखों की ताकत सीमित हो गई। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिशर्स ने खाड़ी के इलाकों को ट्रूशियल स्टेट्स का नाम दिया और धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू किया। 1892 में शेख मखदूम ने ब्रिटेन के साथ एक एक्सक्लूसिव डील साइन की, जिसके तहत दुबई एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। इसका मतलब था कि बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की होगी, लेकिन आंतरिक मामलों में शेखों का ही नियंत्रण रहेगा। यह ब्रिटिश चालाकी का हिस्सा था, क्योंकि उस समय खाड़ी का इलाका भारत और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा था। लेकिन असली गेम चेंजर फैसला शेख मखदूम ने 1894 में लिया, जब उन्होंने दुबई को विदेशी व्यापारियों के लिए टैक्स फ्री जोन घोषित कर दिया। ये एक ऐसा दांव था जिसने दुबई की तकदीर बदल दी। दुनिया भर के व्यापारी, खासकर भारत, ईरान और अन्य पड़ोसी देशों से दुबई की ओर खींचे चले आए। मोतियों का व्यापार और टैक्स फ्री नीति ने दुबई को समृद्धि की राह पर ला खड़ा किया। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में दुबई को कई झटके लगे। जापान में कृत्रिम मोतियों का विकास हुआ, जिसने दुबई के प्राकृतिक मोती व्यापार को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 1930 की वैश्विक मंदी और दूसरा विश्व युद्ध ने भी दुबई की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इस मुश्किल दौर में दुबई के लिए नया रास्ता तलाशना जरूरी था, और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई की कमान संभाली। शेख राशिद वो शख्स थे जिन्होंने दुबई को उसकी असली पहचान दी।
उनकी दूरदर्शिता ने दुबई को रेत के टीलों से निकालकर दुनिया के नक्शे पर एक चमकते सितारे की तरह स्थापित किया। शेख राशिद ने समझा कि दुबई की अर्थव्यवस्था को सिर्फ मोतियों या छोटे मोटे व्यापार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले दुबई क्रीक को चौड़ा करवाया ताकि बड़े बड़े व्यापारिक जहाज यहां रुक सकें। 1963 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट दुबई की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज साबित हुआ। बड़े जहाजों का आना जाना शुरू हुआ और व्यापार ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन असली गेम चेंजर साल 1966 में आया, जब दुबई में तेल के भंडार मिले। 1969 में पहला तेल शिपमेंट तैयार हुआ और ऐसा लगा कि दुबई की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी है। लेकिन शेख राशिद को पता था कि तेल एक सीमित संसाधन है। अबू धाबी के पास जहां 92 बिलियन बैरल का तेल भंडार था, वहीं दुबई के पास सिर्फ 4 बिलियन बैरल, यानी तेल की दौलत लंबे समय तक साथ नहीं देगी। शेख राशिद ने तेल के पैसे को दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। 1972 में पोर्ट राशिद बनवाया गया, जो एक क्रूज टर्मिनल था। बड़े बड़े यात्री जहाज यहां रुकने लगे, जिसने पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके बाद 70 के दशक में जबेल अली पोर्ट बनाया गया, जो आज भी मध्य पूर्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इस पोर्ट में एक ड्राई डॉक भी बनाया गया, जहां जहाजों की मरम्मत और रिफ्यूलिंग होती थी। यह उस समय अपने तरह का इकलौता डॉक था और इसने दुबई को खाड़ी के व्यापारिक जहाजों का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बना दिया। जबेल अली को फ्री इकोनॉमिक जोन भी घोषित किया गया, जहां कंपनियां बिना टैक्स दिए और अपने हिसाब से लेबर आयात करके बिजनेस कर सकती थीं। नतीजा, आज इस इलाके में दुनिया भर की लगभग 9,500 कंपनियां काम कर रही हैं। इधर 1971 में एक और बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ढल चुका था और उनके लिए खाड़ी की सुरक्षा करना अब फायदेमंद नहीं था। भारतीय उपमहाद्वीप पर उनकी पकड़ खत्म हो चुकी थी, तो खाड़ी में बने रहने का कोई मतलब नहीं था। 2 दिसंबर 1971 को अबू धाबी, दुबई, शारजाह समेत 7 अमीरातों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात यूएई बनाया। इस गठबंधन ने दुबई को संसाधन साझा करने और क्षेत्रीय सहयोग का मौका दिया। लेकिन शेख राशिद ने दुबई को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहने दिया। उन्होंने पर्यटन, रियल एस्टेट और हवाई कनेक्टिविटी पर ध्यान देना शुरू किया। 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत हुई। ये एयरलाइन यूरोप और एशिया के बीच उड़ानों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गई। कराची, जो पहले इस रूट का अहम हिस्सा था, धीरे धीरे पीछे छूट गया और दुबई ने उसकी जगह ले ली। 1990 में शेख मखदूम बिन राशिद अल मखदूम ने सत्ता संभाली। उनके दौर में दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और जोर दिया। एक मैनमेड आइलैंड पर बुर्ज अल अरब बनाया गया, जो उस समय दुनिया का सबसे ऊंचा और एकमात्र 7 सितारा होटल था। यह होटल दुबई की विलासिता का प्रतीक बन गया। 2006 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने सत्ता संभाली और उनके द्वार में दुबई ने वो ऊंचाइयां छुईं जो दुनिया के लिए मिसाल बन गईं। 2010 में बुर्ज खलीफा बनी, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दुबई मॉल, थीम पार्क और एडवेंचर पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स ने पर्यटकों को आकर्षित किया। आज दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा कच्चे तेल से आता है। जी हां, यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है। दुबई की अर्थव्यवस्था अब व्यापार, पर्यटन, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज पर टिकी है। तो दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? जवाब है दूरदर्शी नेतृत्व, रणनीतिक फैसले और विविधीकरण। शेख राशिद ने समझ लिया था कि तेल की दौलत अस्थायी है। उन्होंने दुबई को एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब, पर्यटन स्थल और निवेश का केंद्र बनाया। टैक्स फ्री नीतियों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। बंदरगाहों, हवाई अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर ने दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक चमकता सितारा बना दिया। आज दुबई में भारत, यूरोप और दुनिया भर के धनाढ्य लोग निवेश करते हैं, क्योंकि ये एक सुरक्षित, आधुनिक और टैक्स फ्री हेवन है। तो दोस्तों, ये थी दुबई की कहानी। एक शहर जो कभी मछुआरों और मोती गोताखोरों का ठिकाना था, आज दुनिया की आर्थिक राजधानी बन चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल राजनीति रडार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिले।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें और राजनीति रडार के साथ बने रहें। शुक्रिया।